सभी खिलाड़ियों ने अलग अलग शक्तियां चुनी। मैं अकेला था जिसने अनंत संपत्ति चुनी थी। सर्वनाश से पहले सबसे बेकार विकल्प चुनने के लिए सबने मुझ पर हंसी उड़ाई। उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा जम्बी नहीं थे। असली खतरा तो शक्तिशाली इंसान थे। गेम की दुनिया के नियम निष्पक्ष और स्पष्ट थे। कुल मिलाकर 300 खिलाड़ी थे। उनमें से सभी असली दुनिया में पहले ही मर चुके थे। अगर वे फिर से जन्म लेने का मौका चाहते थे तो उन्हें सर्वनाश गेम में जीवित रहना था। अब कृपया अपनी शुरुआती वस्तु चुनें। मैंने जल्दी से शेल्फ पर रखी वस्तुओं को देखा। वे मूल रूप से हर तरह की शक्तियां थीं। खिलाड़ी उन्हें लेने के लिए दौड़ पड़े। उन्हें डर था कि अगर वे 1 सेकंड भी देर कर देंगे तो उनकी मनचाही शक्ति कोई और ले लेगा। बिजली का प्रहार, हवा की धार, टेलीपोर्टेशन, उपचार और भी बहुत कुछ तेजी से गायब हो रहे थे। मैंने आखिरी पन्ना पलटा। नीचे की शेल्फ पर मैंने एक सिक्का देखा। उस पर लिखा था अनंत संपत्ति। मैंने तुरंत उसे उठा लिया। मेरे साथ वे लोग भी टेलीपोर्ट हो गए थे जो बस में मेरे साथ मारे गए थे। हमारे क्लास मॉनिटर को यिंगरी ने माइंड कंट्रोल चुना। जब उसने मुड़कर मुझे सिक्का लेते देखा तो बोला, तुम पैसों के पीछे बहुत पागल हो। अब हम सर्वनाश में हैं, पैसे का क्या फायदा। मैं कुछ समझा पाता उससे पहले ही उसका ध्यान क्लास की सुंदरता लियू रुयान की ओर चला गया। उसने लव एक्विजिशन चुना था। मैं इंसानों का प्यार, यहाँ तक कि जॉम्बीज का भी प्यार हासिल कर सकती हूँ। सच्चे प्यार की रक्षा में मैं मर नहीं सकती। सारे आइटम चुन लिए जाने के बाद सिस्टम की आवाज फिर से आई। आपके पास अपनी शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए 1 साल है। तैयार हो जाइए। 1 साल बाद सर्वनाश शुरू हो जाएगा। चेतावनी, इस खेल में केवल एक ही विजेता हो सकता है। केवल आखिरी जीवित खिलाड़ी को इनाम मिलेगा। ये सुनने के बाद सबके चेहरे का रंग बदल गया। इस खेल में कोई दोस्त नहीं है, हर कोई दुश्मन है। मैं जल्दी से वहां से निकल गई और अपनी सर्वनाश से बचने की योजना शुरू कर दी। दुनिया के नक्शे पर मैंने तब तक खोज जारी रखी जब तक कि मुझे प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप नहीं मिल गया। यह आकार में बिल्कुल सही था। एक सच्चा एकांत द्वीप, भूगर्भीय रूप से स्थिर और एक प्राकृतिक समतल क्षेत्र के साथ, जो हवाई अड्डा बनाने के लिए एकदम उपयुक्त था। तो मैंने तुरंत काम शुरू कर दिया। मैंने 1 अरब खर्च करके वह द्वीप खरीद लिया और उसका नाम फ्यूचर आइलैंड रख दिया। मैंने कहा कि मैं एक पर्यटन परियोजना शुरू कर रहा हूँ। मैंने 10 बड़े क्रूज जहाज खरीदे और एनपीसी के साथ निर्माण समझौते किए। मैंने एनपीसी के अधिकारियों के साथ गोपनीयता समझौते भी किए ताकि वे भी फ्यूचर आइलैंड का सटीक स्थान न जान सकें। मजदूर दिन रात काम करते रहे। फ्यूचर आइलैंड को ट्रैक होने से बचाने के लिए मैंने पहले ही सिग्नल जैमर खरीद लिए थे और मजदूरों के फोन भी ले लिए थे। किलों को भी इस तरह छुपाया गया था कि वे सैटेलाइट से नहीं देखे जा सकें। लेकिन ये सब सिर्फ एक दिखावा था। असल में असली प्रलय बंकर जमीन के नीचे था। ये बंकर परमाणु हमलों और जैविक हमलों को भी झेल सकता था, चाहे कुछ भी हो जाए। बचे हुए लोग हों, ज़ॉम्बी हों या कुछ और, वे 5 मीटर मोटी स्टील की दीवारों को नहीं तोड़ सकते थे। ऊर्जा की समस्या हल करने के लिए मैंने द्वीप पर पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा की व्यवस्था की। मैंने आपात स्थिति के लिए 1 लाख ऑक्सीजन टैंक भी जमा कर लिए थे। भूमिगत चरण स्थल में 12 अलग अलग कक्ष थे। अगर 1 या 2 कक्ष खराब भी हो जाते तो बाकी सब ठीक रहते। हर कक्ष का अपना अलग उद्देश्य था। इनमें से 3 में नवीनतम स्वचालित कृषि तकनीक का इस्तेमाल किया गया था ताकि मैं सब्जियां उगा सकूं, मछलियां और मुर्गियां पाल सकूं। 2 कक्षों में इतनी आपूर्ति, दवाइयां, खाना और पानी जमा था कि मैं 10 साल तक आराम से रह सकता था। अन्य कक्षों में शयन कक्ष, रसोई, भोजन कक्ष, मनोरंजन कक्ष, जिम, बाथरूम और चिकित्सा कक्ष थे। जब एनपीसी मेरे निर्माण प्रोजेक्ट पर शक करने लगे तो मैंने उन्हें पैसे देकर चुप करा दिया। फिर वे चुप हो गए और पैसे कमाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने लगे। पैसा तो खर्च करने के लिए ही था, मैं तो उसे पूरा खर्च भी नहीं कर पाया। मैं अमेरिका गया और भारी मात्रा में हथियार खरीदे, जिनमें मोबाइल कॉम्बैट रोबोट्स और बाधा हटाने वाले रोबोट्स भी शामिल थे। और चूंकि मैंने जरूरत से ज्यादा पैसे दिए तो अनौपचारिक चैनलों से मुझे 2 परमाणु बम भी मिल गए। एक खाड़ी में मैंने अपनी परमाणु पनडुब्बी और एक विमान भी छुपा रखा था। भूमिगत बंकर से एक सुरंग सीधा वहीं तक जाती थी। मैंने 2 प्रशिक्षकों को रोज मुझे पनडुब्बी चलाना और विमान उड़ाना सिखाने के लिए रखा था ताकि ताकतवर खिलाड़ी द्वीप पर न आ सकें। मैंने द्वीप के मूल स्थान के चारों ओर कृत्रिम चट्टानें बनवा दी। बड़े जहाज उन चट्टानों से टकराकर डूब जाते। थोड़ा और पास मैंने द्वीप के चारों ओर बिजली की बाड़ लगवा दी। तट के साथ पानी में मैंने बम लगा दिए थे। मैंने द्वीप के पास आने वाली किसी भी चीज का पता लगाने के लिए रडार भी लगाया ताकि उसे समय रहते गिराया जा सके। आखिरी बैच के एनपीसी को भेजने के बाद पूरे द्वीप पर सिर्फ मैं ही बचा था। मैंने पैसे खर्च करके स्पेसएक्स खरीदी और अंतरिक्ष में मौजूद 6122 सैटेलाइट्स का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया ताकि मेरा इंटरनेट स्थिर रहे। उस साल के दौरान मैंने दुनिया भर की एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियां खरीद ली। आखिरी हफ्ते में मैंने सभी विमानों और जहाजों के सामूहिक विनाश का आदेश दिया। पूरी दुनिया जान गई थी कि सबसे अमीर आदमी ने सभी लंबी दूरी की परिवहन कंपनियों को नष्ट कर दिया है। सभी एनपीसी सोच रहे थे कि अरबपति पागल हो गया है। सिर्फ खिलाड़ियों को पता था कि यह वैश्विक अरबपति उनका प्रतिद्वंद्वी भी है। प्लेयर वर्ल्ड चैट में एक छोटी सी विंडो पॉपअप हुई। क्या आप वही वैश्विक अरबपति हैं? सिर्फ उसी ने देखा कि मैंने अनंत संपत्ति चुनी थी, लेकिन मैंने उसे अनदेखा कर दिया। प्रलय आ गई थी। जिन खिलाड़ियों ने अपनी शक्तियों को अधिकतम कर लिया था वे तैयार थे। सभी 300 खिलाड़ियों के नाम और नंबर सार्वजनिक स्क्रीन पर दिखाई दिए। मैं नंबर 99 था। यिंगरी नंबर 100 थी। लियू रुयान नंबर 101 थी। ध्यान दें, प्रलय शुरू हो चुकी है। यह खेल तब तक चलता रहेगा जब तक केवल एक खिलाड़ी बाकी नहीं रह जाता। कोई नहीं जानता था कि प्रलय एक वैश्विक बारिश के तूफान के रूप में आएगी। उत्तर से दक्षिण तक लंबी और तेज बारिश ने भारी बाढ़ ला दी थी। यह उतनी ही भयंकर थी जितनी पौराणिक कथाओं में वर्णित प्राचीन बाढ़। फ्यूचर आइलैंड पर भी भारी बारिश हुई, लेकिन क्योंकि द्वीप बहुत छोटा था, बारिश के बादल सिर्फ 2 दिनों में ही छंट गए। शक्तिशाली खिलाड़ी हैरान रह गए। बाढ़ में सिस्टम ज़ॉम्बी। आखिर हमारी शक्तियां किस काम की हैं? हाँ, क्या मजाक है ये? तुम तो बेईमानी कर रहे हो। क्या मैंने कभी कहा था कि प्रलय जरूर एक ज़ॉम्बी वायरस ही होगी? सभी चुप हो गए सिवाय मेरे। जब हर कोई इस दुनिया में आया, उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। उस साल के दौरान वे अपनी शक्तियों का अभ्यास करते हुए
पैसे कमाने के तरीके ढूंढते रहे। यह न केवल थकाऊ था बल्कि उनकी आपूर्ति भी सीमित थी। सिर्फ कुछ गलत काम करने वाले खिलाड़ी ही विला खरीद कर बेसमेंट में छिप पाए, पर बार्ड ने सबसे पहले बेसमेंट को ही डुबो दिया। मैं ट्राइब धोते हुए लाइव स्ट्रीम देख रहा था। स्ट्रीमर पर्दे के पीछे छुपा हुआ था और सामने वाली इमारत में हो रही घटना को चुपके से रिकॉर्ड कर रहा था। एक खिलाड़ी अपनी अग्नि शक्तियों का इस्तेमाल करके सामान छीन रहा था। सुनो दोस्तों, ये कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है और न ही ये कॉस्प्ले है। ये सचमुच एक शक्तिशाली इंसान है। ये पहले हमारे कॉम्प्लेक्स का सिक्योरिटी गार्ड था, अब यह दरवाजा तोड़ने के लिए आग का इस्तेमाल कर रहा है। ये उसकी 10वीं डकैती है और इससे एनपीसी भी सतर्क हो गए हैं। पूरी स्वॉट टीम बचाव नौकाओं में बैठकर मोहल्ले में आ गई। उन्होंने बंदूकें निकालकर इमारत को चारों तरफ से घेर लिया। दोस्तों, ये पहली बार है जब मैंने असली गोलीबारी देखी है। उस गार्ड की आग तो पागलपन है। उसने लोहे का गेट कुछ ही सेकंड में पिघला दिया। स्वॉट टीम इमारत के अंदर चली गई। गोलीबारी बहुत जबरदस्त थी। अग्नि की लपटों से अनगिनत खिड़कियां फट गईं। धमाके लगातार होते रहे। फिर अचानक एक आकृति ऊपर वाली मंजिल से उड़ती हुई आई और सीधे बाढ़ के पानी में जा गिरी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि गेम स्क्रीन पर एक खिलाड़ी का नाम ग्रे हो गया। इसका मतलब था कि वह खिलाड़ी मर चुका है। उसी समय प्लेयर वर्ल्ड चैट में चुई यिंगरी ने मुझे फिर से मैसेज किया, चलो टीम बना लेते हैं। आखिरकार हम दोनों क्लासमेट हैं और हमारे नंबर भी एक दूसरे के पास हैं। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो निश्चित ही अंत तक पहुंच सकते हैं। तुम यह देख सकते हो, है ना? कुछ तो बोलो। मेरी माइंड कंट्रोल की ताकत बहुत मजबूत है। तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। ऐसे में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बाकी खिलाड़ियों से निपटने में। मैंने अभी भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह मेरे साथ टीम बनाना चाहता था। जैसे ही सिर्फ हम दोनों बचते, वह माइंड कंट्रोल से मुझे बाहर कर देता और अकेला विजेता बन जाता। क्या वह मेरी बुद्धि को कम आंक रहा था या अपनी को ज्यादा? न पानी, न बिजली, खाने की कमी। 3 महीने की बाढ़ ने एनपीसी की सारी उम्मीदें तोड़ दी थीं। आखिरकार कुछ लोग और सहन नहीं कर पाए और लूटपाट, दंगे और आगजनी शुरू कर दी। खिलाड़ी भी उनमें घुल मिल गए, किसी भी तरह का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हुए। लेकिन शक्तियां छुपी नहीं रह सकी। इससे ऊपर वालों का ध्यान गया। शक्तिशाली इंसानों की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया गया। जो भी पकड़ा जाता उसे एक रिसर्च फैसिलिटी में भेज दिया जाता। लेकिन मेरी दुनिया उनसे बिल्कुल अलग लग रही थी। हर दिन मैं द्वीप पर घूमता था और धूप का आनंद लेता था। मैं कभी कभी फसलों की जांच करता और पनडुब्बी और विमान का निरीक्षण करता था। फ्यूचर आइलैंड तो असल में स्वर्ग जैसा था। मैं बहुत आरामदायक जिंदगी जी रहा था, लेकिन अच्छे दिन कभी ज्यादा नहीं टिकते। आखिरकार किसी ने मुझे धोखा दे दिया। दुनिया की स्क्रीन पर एक गुमनाम संदेश उभरा। प्लेयर 99 दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। उसने जरूर प्रलय से पहले ढेर सारे शेल्टर बनाए होंगे। जब तक हम प्लेयर 99 को ढूंढ लेंगे, हर कोई बच सकता है। दुनिया की चैट, जो काफी समय से शांत थी, अचानक फट पड़ी। मैंने खबर देखी है। मैंने सोचा था कि सबसे अमीर आदमी कोई प्लेयर ही होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कौन सा। तो वो 99 है। प्लेयर 99, सामने आओ। तुम अकेले ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, जबकि बाकी सब परेशान हैं। तुम निर्दयी और क्रूर हो। हाँ, ऐसे प्लेयर को तो खत्म कर देना चाहिए। अगर हम 99 को ढूंढ लें तो हम बच जाएंगे। मैंने अपनी कलाई घुमाई और सार्वजनिक चैट में टाइप किया, सब लोग शांत हो जाओ, मैं प्लेयर 99 हूँ। तुम लोगों को शेल्टर चाहिए, मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसे लंबा मत खींचो। अगर तुम नहीं बताओगे तो हम तुम्हें जरूर ढूंढ लेंगे, तुम्हारे सारे संसाधन छीन लेंगे और तुम्हें मार डालेंगे। मैं मुस्कुराया और टाइप करता रहा। लेकिन मैंने सिर्फ 4 जगहों पर शेल्टर बनाए हैं, चीन, अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में, और हर शेल्टर में अधिकतम 20 लोग ही रह सकते हैं। मैंने वर्ल्ड मैप पर उन 4 जगहों को चिन्हित कर दिया। तुम लोगों की संख्या 200 से भी ज्यादा है। ऐसे में सबको जगह मिलना नामुमकिन है। कृपया, मैं तुम्हें शेल्टर के पासवर्ड दे दूंगा। पहले आओ, पहले पाओ, बस मेरे पीछे मत आना। जैसे ही मैंने पासवर्ड टाइप किए, सारे प्लेयर्स पागल हो गए। रातों रात खिलाड़ी पहले ही शेल्टर तक पहुंच चुके थे। उनमें से ज्यादातर के पास ऐसी शक्तियां थीं जिससे वे बहुत तेजी से चल सकते थे। शेल्टर ऊंची जगहों पर बनाए गए थे, इसलिए बाढ़ से उन्हें कोई खतरा नहीं था। जब उन्होंने शेल्टर के दरवाजे खोले और अंदर कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आ गए हों। प्लेयर 58 ने गर्व से वर्ल्ड चैट में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि शेल्टर इतना शानदार है। वाकई में पैसे की ही चलती है। वे अंदर स्टेक और लैम्ब चॉप्स खा रहे थे, रेड वाइन पी रहे थे और टेबल तरह तरह के स्वादिष्ट खाने से भरी हुई थी। 12 लोग पहले ही शेल्टर के अंदर थे। सभी ने इसे बंद करने पर सहमति जताई। चीन के शेल्टर संसाधन सीमित हैं। अब किसी और के आने की जरूरत नहीं है।